दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। मिलिट्री सर्विस वालों के लिए ग्रेच्युटी के नए नियम, ऑफिस मेमोरेंडम जारी। और आखिर क्यों है डीएसपी अकाउंट बहुत जरूरी, चाहे आप सर्विंग हैं, चाहे आप पेंशनर हैं, चाहे आप रेलवे में हैं, तो आप देखिए कि 1 करोड़ का नुकसान कैसे हुआ और यह वीडियो आपको देखना होगा। साथ ही बात करूंगा यदि दोस्तों आपके फोन में किसी ने गलती से पैसे क्रेडिट कर दिए हैं तो खुश नहीं होना है, रोने का समय है। आपने क्या सावधानी बरतनी है, ये बहुत सारे वीडियोस हो रहे हैं वायरल। और दोस्तों, फौजी का बच्चा है गुम, लगा रहा है सरकार से गुहार। तो खबर करते विस्तार से। सबसे पहले एक बड़ा लेटर है जो सर्कुलेट हो रहा है और लोग सुनकर के बड़े खुश हो रहे हैं। इसके ऊपर कार्मिक और लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय ने, पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने 26 दिसंबर 2025 को एक लेटर जारी किया है जिसमें लिखा है, मिलिट्री सर्विस के लिए अलग से ग्रेच्युटी लेने पर नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत ग्रेच्युटी की रकम की लिमिट पर क्लैरिफिकेशन। यानी आप मिलिट्री सर्विस के लिए अलग से ग्रेच्युटी, बहुत सारे फौजी भाई होते हैं जो सेना के अंदर नौकरी करते हैं, ग्रेच्युटी लेते हैं, उसके अंदर फिर कहीं डीएससी में जाते हैं, ग्रेच्युटी लेते हैं, सिविल विभाग में जाते हैं, ग्रेच्युटी लेते हैं। और ग्रेच्युटी आपको, जैसा हम सभी जानते हैं, आर्मी पर्सन से हम रिटायर्ड होते हैं, रिटायर्ड प्लस 5 साल का एक सरकार आपको एक मुफ्त लाभ देती है जिसकी कैलकुलेशन हम सभी जानते हैं। यानी बेसिक आपकी है तनख्वाह, उसके अंदर आपको मिलिट्री सर्विस पे है आपका डीए डिवाइड बाय 2 और जितनी सर्विस किया है 5 से मल्टीपल करके एक अमाउंट मिलता है। अब इन्होंने इसके अंदर एनपीएस सिस्टम जोड़ दिया है। तो एनपीएस में आप समझ सकते हो 2004 के बाद आखिर इस नियम के ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया है। उन्होंने कहा है कि नीचे साइन करने वाले को यह निर्देश दिया गया है कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज एनपीएस के तहत ग्रेच्युटी का पेमेंट अंडर रूल 2025-4A के अंदर जो ग्रेच्युटी में लिमिट तय की गई है वो इस प्रकार है। अब अलग अलग इन्होंने शर्तें दी गई हैं और इसमें लिखा हुआ है कि बशर्ते कोई सरकारी कर्मचारी जो पहले किसी स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियुक्त किया गया था, बाद में वहां से दूसरी सरकारी सेवा में चला गया है, तो सरकार में दी गई सेवा के लिए ग्रेच्युटी का पात्र होगा। आगे मतलब उन्होंने एक लिमिट डाली है कि आप एक जगह नौकरी करते हो तो वो आपको आगे कंटिन्यूस नहीं होगी, आपको दोबारा जो जॉब करते हो उसकी ग्रेच्युटी आपको मिलेगी। अब इसके संबंध में ये पूरा लेटर है और लेटर को क्लैरिफाई किया है डॉक्टर मंजीत पटेल ने कि आखिर इसका मतलब क्या है। आप ये वीडियो देख सकते हो दोस्तों। उनके यहाँ डीजीएचएस यानी दिल्ली गवर्नमेंट मंत्रालय ने इसको निकाला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस। तो जो डीओपीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है उसने इस लेटर को निकाला है और यह है क्लैरिफिकेशन ऑन लिमिटेशन ऑन अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम ऑन ड्राइंग सेपरेट ग्रेच्युटी फॉर मिलिट्री सर्विसेज रिगार्डिंग। मतलब ये हुआ कि ये उनके लिए बेसिकली है जो मिलिट्री सर्विसेज के एम्प्लॉयज हैं या जिन्होंने मिलिट्री सर्विसेज की हैं और उसके बाद वो किसी दूसरी नौकरी में चले गए या किसी दूसरी नौकरी में थे, मतलब सेंट्रल सिविल सर्विसेज एम्प्लॉयज थे और उसके बाद मिलिट्री की सर्विसेज में आ गए। ये बेसिकली उनको इंडोर्स करता है, उनके लिए क्लैरिफिकेशन आया है। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि सपोज दैट कोई मिलिट्री में नौकरी करने वाला कोई भी व्यक्ति जो मिलिट्री सर्विसेज में है, जिसके ऊपर मिलिट्री सर्विसेज के रूल्स लागू होते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति या तो सुपर एनुएशन पे रिटायर हो गया और वो एनपीएस के तहत है। समझिएगा पहला पॉइंट, कोई मिलिट्री सर्विसेज में काम करने वाला एनपीएस कर्मचारी अगर सुपर एनुएट कर गया है यानी रिटायर हो गया है या फिर उसे कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया गया है या फिर उसे डिसमिस कर दिया गया है या फिर उसे रिमूव कर दिया गया है और या फिर एक और है उसमें टर्म की कंपेशनेट, उसको जो है मतलब जो है बाद में क्या हुआ, रिटायर होने के बाद या कंपलसरी रिटायर होने के बाद या डिसमिस होने के बाद उसको री एम्प्लॉयमेंट कर दिया गया वहां पे। सपोज दैट कोई कोर्ट में चला गया या उसने कंपेशनेट ग्राउंड की डिमांड की और उसकी सरकार ने डिमांड स्वीकार कर ली, उसको दोबारा री एम्प्लॉयमेंट कर दिया गया, दोबारा से नौकरी में रख लिया गया। तो ऐसी स्थिति में जबकि पहले उसे, जब वो नौकरी में था तब उसे जो ग्रेच्युटी दी गई थी, उसके बाद अगर उसको री एम्प्लॉय किया गया है तो बाद की नौकरी का उसे ग्रेच्युटी भुगतान नहीं दिया जाएगा। ये क्लैरिफिकेशन है। तो बहुत सारे साथी मेरे पास फ़ोन आता है, खास करके पैरामिलिट्रीज के जवानों का फ़ोन आता है
और मिलिट्री के भी साथियों का फ़ोन आते हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी, कि क्या उन्हें ग्रेच्युटी मिलेगी। बहुत सारे लोगों को नहीं मिली है। तो ऐसे सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। उनके यहाँ रूल है कि अगर वो टर्मिनेट भी कर दिए जाते हैं तो कई बार कंपेशनेट ग्राउंड पर उनको दोबारा रख लेती है सरकार, उनकी मर्सी अपील पर उनको दोबारा से नौकरी मिल जाती है। तो ऐसे सभी लोगों को जिनको री एम्प्लॉयमेंट दिया गया है या दिया जाएगा, उनको बाद की नौकरी, री एम्प्लॉयमेंट के बाद के रिटायरमेंट तक की ग्रेच्युटी का भुगतान उनको सरकार नहीं करती। ये क्लैरिफिकेशन है। पॉइंट नंबर इसका 1 में ही ये कहा गया है कि अगर पॉइंट नंबर 2 में अगर कोई कर्मचारी सपोज दैट मिलिट्री सर्विसेज से रिटायर हो गया है या उसने मिलिट्री की सर्विसेज छोड़ दी हैं और वो सिविल सर्विसेज में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में चला जाए और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में चला जाए, खास करके वो स्टेट की बात नहीं करते क्योंकि सेंट्रल पॉलिसी पे बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में चला गया है, दूसरी नौकरी लग गई है, पहले वहां नौकरी कर रहा था फिर यहाँ नौकरी करने लगा, तो ऐसी स्थिति में अगर वो थ्रू प्रॉपर चैनल था तो उसकी सर्विसेज जुड़ गई तो ग्रेच्युटी भी उसकी एडिशनल जुड़ जाएगी और 25 लाख जो अभी मैक्सिमम उसकी लिमिट है उससे कम ही रहेगी। अगर एक जगह उसको ग्रेच्युटी का भुगतान पूरा कर दिया गया है तो दूसरी जगह नए सिरे से उसकी ग्रेच्युटी शुरू हो जाएगी। जितने दिन की नौकरी होगी उतने दिन के हिसाब से उसको ग्रेच्युटी का भुगतान उसको मिल जाएगा। ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि अगर किसी कर्मचारी कोई कर्मचारी सपोज दैट स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलिट्री सर्विसेज में चला गया तो भी उस पर वही रूल लागू होगा कि अगर उसकी सर्विस ऐड हो गई है पिछली सर्विस, तो जो मैक्सिमम लिमिट है उसको एक्सीड नहीं करेगी ग्रेच्युटी। अगर पीछे की ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया गया है और यहाँ सर्विस ऐड कर दी गई, सपोज दैट कि कोई आदमी केंद्रीय विद्यालय में नौकरी कर रहा था, 15 साल उसने केंद्रीय विद्यालय में नौकरी करी, फिर छोड़ दिया और वो मिलिट्री सर्विसेज में आ गया और 15 साल की वहां पर उसने ग्रेच्युटी का भुगतान ले लिया है, थ्रू प्रॉपर चैनल था और वहां पर ग्रेच्युटी का भुगतान उसने ले लिया है, तो यहाँ जो बाकी टाइम नौकरी करेगा उतने दिन की उसको ग्रेच्युटी का भुगतान उसके हिसाब से होगा, पिछली वाली ग्रेच्युटी फिर उसमें ऐड नहीं होगी। तो अब बढ़ते हैं दूसरी अगली खबर की तरफ, जिसमें सीधा सीधा मैं बात हमेशा करता हूं, यानी डिफेंस सैलरी पैकेज हो या रेलवे सैलरी पैकेज हो या और कहीं जहां आपकी जान जोखिम में खतरा है। फौजियों की आप जान जोखिम में खतरा है, डीएसपी अकाउंट पर 1 करोड़ मिलते हैं, 10 लाख टर्म्स इंश्योरेंस के मिलते हैं। रिटायर्डी जो सोल्जर हैं उनके लिए भी जो बैंकों से करार है लगभग 50 लाख का हो गया, तो उसके लिए एहतियात बरतना। सबसे पहले यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपका डीएसपी अकाउंट होना चाहिए, आप रिटायर्ड हैं तो आपका डीपीए अकाउंट होना चाहिए, और यदि आप रेलवे में हैं तो आपका आरएसपी अकाउंट होना चाहिए। और रेलवे कर्मचारियों ने लखनऊ अधिवेशन में इसके लिए कितना एक मतलब अपने कर्मचारियों को जगाने का अभियान चलाया। एक उदाहरण दिया कि मुरादाबाद में एसबीआई में दोनों कर्मचारियों को अकाउंट थे, वो ट्रैकमैन था, दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको 1 करोड़ रुपए नहीं मिले क्योंकि उसने रेलवे सैलरी पैकेज अपना अकाउंट चेंज नहीं कराया, आई कार्ड, आधार कार्ड और एप्लीकेशन नहीं लगाई। मुझे आपसे सिर्फ 2-3 बातें करनी है। एक बात तो ये करनी है कि यहां सब युवा साथी बैठे हुए हैं। अभी रेलवे ने 8 नेशनलाइज्ड बैंकों से एक एमयू साइन किया है। क्या एमयू साइन किया है कि जो भी रेल कर्मचारी इन 8 बैंकों से सैलरी ड्रा करेगा उसको 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस मिलेगा, और वो भी बगैर किसी किस्त के, बगैर किसी कटौती के। ये बात पता है आप लोगों की? नहीं पता? अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। तो आप जिस भी नेशनलाइज्ड बैंक में सैलरी लेते हैं, 8 बैंक हैं, एसबीआई है, पीओबी है, पीएनबी है, यूको है, जितनी भी प्रचलित बैंकें हैं, उस बैंक में आप जाइए, अपने एक आई कार्ड की फोटोकॉपी, एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी और एक एप्लीकेशन मैनेजर के नाम लिखिए कि मैं रेल कर्मचारी, मेरा पीएफ नंबर ये, खाता नंबर ये, इसके तहत आपके बैंक से सैलरी ड्रा करता हूं और मेरा अकाउंट आरएसपी में रेलवे सैलरी पैकेज में ट्रांसफर कर दिया जाए। उसको दे करके उनसे रिसीविंग करा लीजिए और उस रिसीविंग को जो ग्रुप बना उसमें शेयर करिए। शेयर करने से ये होगा
कि जो लोग हमारे नहीं भी कराएंगे वो भी उसको करा लेंगे। मैं इसलिए ऐसा कराना चाहता हूं कि मैं मुरादाबाद की एक घटना बताता हूं। अभी पिछले हफ्ते वहां पे 2 कर्मचारी खत्म हुए, दोनों एसबीआई के अकाउंट होल्डर थे। एक का आरएसपी अकाउंट था रेलवे सैलरी पैकेज का और एक का नहीं था। जब क्लेम गया तो एसबीआई ने एक आदमी को तो 1 करोड़ रुपए दे दिया उसके परिवार को, लेकिन दूसरे को कह के मना कर दिया कि साहब ये खाता हमारे यहाँ आरएसपी अकाउंट में रजिस्टर्ड नहीं था, इसलिए नियम में नहीं आता है, इसको 1 करोड़ रुपए नहीं देंगे और दूसरे को नहीं दिया। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि जो भी रेल कर्मचारी है, जिस बैंक में सैलरी लेता है, इस काम को आप विद इन वीक कर लीजिए, 1 सप्ताह के अंदर कर लीजिए। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो मैं फिर डब्ल्यूआई साहब से कह दूंगा, इस काम के लिए आपको 1 घंटे 2 घंटे के लिए वो छुट्टी में दे देंगे, लेकिन आप सब लोग इस काम को कर लीजिए। ये एक बहुत अच्छी स्कीम सरकार की है, रेल मंत्रालय की है, जो आपके भविष्य के लिए हो सकता है जीवन में कभी जरूरत न पड़े। भगवान करे कि उस पैसे की जीवन में कभी जरूरत न पड़े, हम सब यही चाहते हैं, लेकिन अगर कभी पड़े तो उस समय फिर आप अपडेट रहिए। दूसरी चीज, हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनके उम्मीद कार्ड नहीं बने। होता क्या है कि आपका अगर उम्मीद कार्ड नहीं है, सारी चीजें HRMS पे आ गई हैं और रिसीप्ट भी लेना है। उसी तरह हम फिर दरखास्त करते हैं कि डिफेंस सैलरी पैकेज हमारे सर्विंग जवानों का तो यूनिट में हो जा रहा है, जबरदस्ती हो जा रहा है, बैंक मैनेजर बुलाया जा रहा है, लेकिन रिटायर्ड अपना डीपीए डिफेंस पेंशन अकाउंट रिटायर्ड के बाद जो आपने कन्वर्ट कराना, ये आपकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, ताकि भगवान न करे किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो तो आपके नेक्स्ट ऑफ किन को 50 लाख का क्लेम, उसका प्रोसेस हम आपके साथ कई बार शेयर कर चुके हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। अब बढ़ते हैं एक और। हाँ जी दोस्तों, अब एक बहुत बड़ा पुलिस विभाग है, साइबर वाले हैं, लगातार इस बात को जोर दे रहे हैं कि एक ऐसा हादसा हुआ है साइबर फ्रॉड के आपके खाते में किसी ने 1000 रुपए क्रेडिट किए, आपका फोन का मैसेज बजा और उसमें लिखा है आपके अकाउंट में 1000 रुपए क्रेडिट हुए। आपने खुशी खुशी क्या करोगे, आप उसको चेक करने जाओगे और चेक करने के बाद आप फोन पे खोलोगे। जैसे ही आप यूपीआई कोड डालोगे, आपके खाते में जितने पैसे हैं सीधे ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। अब फ्रॉड क्यों हो जाएगा? क्योंकि उस समय कुछ देर के लिए इसी तरीके से यूपीआई डालोगे तो वो आपके अंदर, उसने आपको जोड़ लिया है, वो यूपीआई वो ट्रेस कर लेगा और आपके खाते से पैसे ले लेगा। आपके अकाउंट में कोई पैसा डालेगा और वो पैसा आएंगे भी। भाई देखिए पैसा आया है, क्रेडिट हुआ है पैसा। हाँ तो भाई एक बार पिन डालो और चेक करो। भाई रुको, ये गलती आपको नहीं करनी है जी। मैं आपको बताता हूँ, आजकल एक साइबर फ्रॉड चला हुआ है। आपके अकाउंट में कोई पैसा डालेगा और वो पैसा आएंगे भी, आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट पे होंगे, लेकिन जैसे ही आप अकाउंट चेक करने के लिए पिन नंबर डालोगे तो तुरंत आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। सर पैसे ही तो आए हैं, इससे क्या समस्या है? यही तो आज की डेट में एक नया स्कैम चला हुआ है। जो स्कैमर हैं उन्होंने स्कैम का एक बिल्कुल नया तरीका अपनाया है। ना आपके पास कोई OTP आएगा, ना आपसे कुछ मांगेंगे, ना आपसे डिटेल मांगेंगे, वो आपके खाते में पैसे डालेंगे। वो पैसे 500 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, और वो पैसे हकीकत में आएंगे भी। ना रखी है, गूगल पे है, फोन पे है, जिसपे उसमें पिन नंबर डालोगे तो वो ये करते हैं कि उस पैसे के साथ वो एक लिंक भेजते हैं। जैसे ही आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा तो वो लिंक भी एक्टिव हो जाएगा। बचने का क्या उपाय है? अब इससे बचने का तरीका ये है, जैसे ही आपको पता चले कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं तो आप तुरंत उसमें या तो सबसे पहले एक काम करें, उसमें एक बार गलत पिन नंबर डाल दें। जैसे ही आप उसमें गलत पिन नंबर डालोगे तो पैसे नहीं दिखाई देंगे, तो उससे जो उनकी जो लिंक है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस लिंक का जो टाइम होता है वो केवल 15 मिनट होता है। 15 मिनट के बाद जो उनका लिंक है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। उसके बाद आपके अकाउंट में से पैसे डिडक्शन नहीं होंगे। क्योंकि साइबर जो फ्रॉड है वो अलग अलग तरीका साइबर फ्रॉड का निकाल रहे हैं। उनका ये बिल्कुल लेस्ट फ्रॉड है, बहुत सारे लोगों को ठगा जा चुका है। जागरूकता ही साइबर फ्रॉड से बचने का तरीका है, इसलिए आप भी सतर्क रहें और अपने परिवार के सभी लोगों को इस बारे में बताएं। ओके सर, थैंक यू। सब लोग फोन चलाते होंगे आप लोग, ठीक है, कोई
फ़ोन में मैं बता दे रही हूँ कुछ चीज़ें जो नहीं करनी है। फ़ोन में व्हाट्सएप पे कोई भी लिंक आता है तो उस लिंक को शेयर नहीं करना है, खोल के भी नहीं देखना है उसको, ठीक है। कोई भी गेमिंग ऐप डाउनलोड करना है तो सिर्फ प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करना है, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा गेमिंग ऐप डाउनलोड नहीं करना है। या जिस फ़ोन पे वगैरह कुछ यूज़ करते हो उसमें तो बिल्कुल भी कोई गेमिंग ऐप डाउनलोड नहीं करना है। यानी इतने दिमागदार लोग। पुलिस लगातार सतर्कता अभियान चला रही है, मैं पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं उस काम के लिए। और उन्होंने कहा है इससे बचने के उपाय बताया कि यदि आपका कोई ऐसा अकाउंट आता है तो आप आधा घंटा तो कम से कम खोलें ही नहीं, क्योंकि उसकी जो एक्टिवेशन का समय है 15 से 20 मिनट उसके बाद हो जाता है। और कोई भी डाल रहा है तो उसको जल्दबाजी में कुछ न करें, बाद में आप देख सकते हो। और तमाम तरीके एहतियात उन्हें बरतने के लिए बताया, जैसा कि आपके सामने मैं वीडियो शेयर कर रहा हूं, तो इससे बचना होगा। अब मैं बात कर रहा हूं एक सीआरपीएफ जवान है जो बहुत दुखी है, परेशान है, और उस नोएडा पुलिस सवालों में घिरी। हाथ जोड़कर सीआरपीएफ जवान ने सीएम योगी से मदद, कहा साहब 3 महीने हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीआरपीएफ के जवान ने हाथ जोड़कर लापता बेटे को खोजने की गुहार लगाई। ग्रेटर नोएडा के थाना दादरी क्षेत्र में म्यू 1 सेक्टर 11वीं कक्षा का 15 वर्षीय छात्र अनिकेत बीते 3 महीनों से लापता है। 30 सितंबर से लापता है। उसके पिता मनोज बिधूड़ी सीआरपीएफ में तैनात हैं। 30 सितंबर को अनिकेत कोचिंग जाने की बात को लेकर घर से निकला था, लेकिन शाम को वापस नहीं लौटा। काफी तलाशी के बाद कोई जानकारी नहीं मिली। 1 अक्टूबर को थाना दादरी में गुमशुदगी की रिपोर्ट आई। आप समझ सकते हो पिता के ऊपर क्या गुजर रही है। कम नंबर और पिता की डांट बना बजाय, कहां उसने पिताजी ने डांट दिया था। सोशल मीडिया पे उन्होंने वीडियो अपना डाला है, आप ये देख सकते हो। यानी कितना बड़ा दर्द है एक पिता के लिए। बच्चों को डांट दिया तब भी परेशानी है, अब और बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। आप इनकी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे, मेरा नाम अंशु बिधूड़ी है। मेरे पापा सीआरपीएफ में है। मेरा गांव असावर गुलावटी बुलंदशहर है। मैं सेक्टर म्यू 1 ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ। मेरा भाई 30 सितंबर 2025 दोपहर 12 बजे से गुम है। मेरे भाई का नाम किट्टू अनिकेत बिधूड़ी है, जिसको 30 सितंबर 2025 की रात में हरिद्वार हर की पौड़ी पर कैमरे में दिखा गया था। किट्टू की गुम की खबर सुनकर मेरे दादाजी 23 दिन तक दुख सहन नहीं कर पाए और 22 अक्टूबर 2025 गोवर्धन वाले दिन वो हमारे बीच नहीं रहे। उसके बाद से किट्टू का अभी तक कोई कुछ पता नहीं चला है। कल 24 दिसंबर 2025 को किट्टू का जन्मदिन था। मैंने और मम्मी ने किट्टू का बहुत इंतजार किया, पर किट्टू नहीं आया। पुलिस की तरफ से मेरे भाई की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। मेरे भाई को 3 माह हो गए हैं।